हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे संबंधित दो वीडियोस बन गए हैं, जो कि एक करीब 49 मिनट का है, एक 55 मिनट के आसपास में है। तो ये तीसरा वीडियो और आखिरी वीडियो रहेगा जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सारा का सारा डिस्कशन हो जाएगा। और एक साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में भारत शासन अधिनियम, या इसको कहीं कहीं भारत सरकार अधिनियम भी लिखा रहता है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी था कि किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो संघीय ढांचे को ठीक प्रकार से बना नहीं पाए थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन था। तो हम देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रमुख बातें क्या थीं और इसने कैसे भारत के संविधान में क्या पुट्स दिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 50% ऑफ चीज़ें जो हैं वो भारतीय संविधान में जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो बातें हैं लगभग उसके 50%, मतलब वो सारी बातें हमारे संविधान में आ गई हैं और संविधान की 50% बातें वही हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में हैं। तो देखते हैं कुछ विशेषताएं, तो उसमें से हम अपने काम की चीज़ों को निकाल लेंगे जो कि जिसको हम याद भी कर लेंगे। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, ठीक है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो धाराएं कितनी थी? 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। हमारे संविधान में देखें वर्तमान में तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और जो भारत शासन अधिनियम है उसमें अकेले में 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। तो एक बड़ा दस्तावेज था। और यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, ठीक है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुई। अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? तो पहला, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची में 59 विषय हैं, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय। ठीक है, तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। ठीक है, तो संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 4 कम मतलब 5 कम तो 54 विषय, और समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थीं। तो क्या भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय सरकार को बनाने में सक्षम रहा था? तो हम देख सकते हैं कि एक बड़ा दस्तावेज ये था जिसमें 321 धाराएं थीं, 10 अनुसूचियां थीं, और ये पहली बार जो है वो एक उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ था। इसमें 3 अनुसूचियां थीं, संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो वायसराय के पास थीं। इसके अलावा संघीय ढांचे में जो रियासतें थीं वो शामिल होने से इनकार कर दी थीं। तो हम देख सकते हैं कि इस संघीय ढांचे को कमज़ोर करता है, पहले विशेषता। दूसरा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। तो प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया, यानी प्रांत
अपना कानून बना सकते हैं, प्रांत अपने विधान परिषद को चला सकते हैं, प्रांत अपना बजट बना सकते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और राज्यों को अपने दायरे में रहकर, क्योंकि राज्य सूची के विषय 54 हैं थे उस समय, तो राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरा, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। तो देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। अब ये स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय क्या होते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था? तो वो उस समय का इंग्लैंड में बैठा भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड था उस समय का भारत का वायसराय। तो उस समय आया था, जिसे 1921 में लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में उसकी एक विशेषता थी कि इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया था। प्रांतीय जो विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया था। विषय मीन्स होता है कि किस किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, उसे विषय कहा जाता है। तो प्रांत जिन जिन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं उसको 2 भागों में बांट दिया था, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही थी। तो ये विशेषता है भारत शासन अधिनियम 1919 की, एक विशेषता है ये। तो स्थानांतरित आरक्षित विषय तो 2 भागों में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका था। चौथी विशेषता है भारत शासन अधिनियम की कि इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। तो 6 द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ? तो बंगाल, बम्बई, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में तो थे हैं। इसके अलावा बिहार, संयुक्त प्रांत, असम, तो इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो ध्यान रहे कि उस समय कितने राज्य थे? तो 11 राज्य थे। 1935 में 11 राज्य थे। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। एक बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। 5वां, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। बताओ, भारत शासन अधिनियम ने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।
छठा, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, 1858 जो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। सातवां, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। आठवां, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। अरे वाह। इसके अंतर्गत यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नौवां, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी नोटेबल पॉइंट है, स्थापना की गई थी। और क्यों? तो देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए। नौवां, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, तो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस या सिविल सर्विस कमीशन और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 10वां, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो संघीय न्यायालय कब बना? तो 1937 में। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अगले साल यानी 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और उसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम जो है वो था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। तो ये बात हो गई इसके। अब देख लें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है। भारत को आज़ादी वाला जो एक्ट बना वो भी ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हुआ, जिसे कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सारी कहानी, सारा डेट वाइज देखें तो 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1947 को ब्रिटेन भारत को सत्ता स्थानांतरण करके देश छोड़ करके चली जाएगी। तो ये कहा 20 फरवरी 1947 को कहा कि 30 जून 1947 तक हम छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। ठीक है ना, 3 जून 1947 यानी भारत को बांटो, पाकिस्तान दो, ऐसा करके डिमांड किया मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने। 3 जून 1947 यानी 30 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरण करने की घोषणा मतलब हो गई थी। और इस बात की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को की कि 30 जून 1947 तक भारत को सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन 3 जून को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। ठीक है ना, 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 13 बातें हैं जिसको हम देखते हैं। पहले, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। तो सारी डेट फिर से ध्यान करें तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 को उन्होंने कहा, मतलब कुछ बातें आ गई मुस्लिम लीग वगैरह की, तो 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मान लिया था, जिसमें 13 बातें प्रमुख हैं जो एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसमें से पहला ये था, पहली यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पहली प्रमुख बात ये थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा जी। और दूसरा, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तो इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तीसरा, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। चौथा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थीं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। ठीक है, तो कोई भी कानून बना सकती हैं। ठीक है भाई, संप्रभु राष्ट्र है तो अपने देश के विकास के लिए या अपने देश के कुछ भी काम करने के लिए कानून बना ही सकती हैं। तो कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है ना, कानून। पांचवा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधान सभा बना सकती थे। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। यह संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन में कोई कानून बन जाए भारत के लिए, थोड़ी ना भारत में लागू होगा। तो अगर वहाँ पे कानून बना भी दें तो जब तक भारत की सरकार नहीं चाहेगी, भारत की संसद, संप्रभु संसद नहीं चाहेगी, तब तक नहीं होगा। तो यही तो संप्रभुता होती भी है। अगला छठा, इस कानून में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आठवां, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन का
या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। 9वां, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11वां, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। ठीक है। 12वां, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। 13वां, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। फिर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वाह भाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, फिर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बना उसमें कुछ नाम देख लें। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री थे, वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, राज्यों के मामलों के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री थे। R.K. षणमुगम शेट्टी ये वित्त मंत्री थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, V.N. गाडगिल तो कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। तो ये डिस्कशन समाप्त हो गया। अगर देखें तो एक 49 मिनट का है, एक 54 मिनट का है और इस वीडियो को मान लें 25 मिनट, तो ऐड करें तो 9 4 13 13 5 18 5 4 9 तो 11 1 12 128 मिनट का वीडियो। 8 मिनट निकाल दो तो 2 घंटा, यानी 2 घंटा में पूरा चैप्टर जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 2 3 4 5 6 पेज का चैप्टर 2 घंटे में गया, यानी 120 मिनट में। तो 20 मिनट में एक पेज। तो इसमें इतना पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।